हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर के चौथे पेपर के बारे में। आप देख सकते हैं कि जो 2024 में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वही पेपर हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जितने भी छात्राध्यापक बीएड कर रहे हैं और प्रथम सेमेस्टर में हैं, तो इस सेशन को ज़रूर देखें। वो इस सेशन के द्वारा ये जान सकते हैं कि जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, उसमें किस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एंड उसको कैसे लिखना होता है, कितने नंबर के होते हैं और उसके लिए समय कितना मिलता है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेपर का नाम है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, जिसका कि हिंदी में टर्म है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान इस पेपर का हिंदी में नाम है। और इस पेपर का पूर्णांक 50 नंबर का होता है, पासिंग मार्क 18 नंबर का होता है। समय 3 घंटे ही मिलेंगे। पेपर थोड़ा टफ ही होता है क्योंकि ये पेपर जो है फैक्ट्स पे आधारित होता है, थोड़ा साइंटिफिक है कह लीजिए, तो पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बैक लग जाएगा और फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जब आपका होगा तो बैक का भी पेपर देना पड़ेगा, तो समस्या होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, इस पेपर के 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर 200 शब्दों में लिखना है, और खंड ब में लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो खंड अ है, सेक्शन ए है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें होंगे। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक आपको पढ़ा भी दूंगा इसमें, तो सेशन को पूरा देखिएगा। देखिए, जो खंड अ है इसमें आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के लघु उत्तर देना होता है। आपको प्रश्न थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, 10 से 1 या 2, अभी हम देख लेते हैं, लेकिन करना 10 को ही होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो जो खंड अ होता है आपका 20 नंबर का होता है, ठीक। और जो खंड ब होगा वो 30 नंबर का आपका होगा। चलिए, तो इसमें क्या क्या प्रश्न आया है आप देख सकते हैं। क्रियात्मक शोध की प्रकृति आपको लिखना है कि एक्शन रिसर्च का नेचर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्रियात्मक शोध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैं भी इसी सेशन के लास्ट में आपको कैसे उसका आंसर लिखना है वो मैं बता दूंगा। उसके लिए आप सेशन को पूरा देखिएगा, बीच में कट मत कीजिएगा। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य से लिखना है पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? टाइप ऑफ रिसर्च है, शोध का एक प्रकार है। शोध आपके 3 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और तीसरा आपका एक्शन रिसर्च। तो उसी में ये पेपर का नाम ही आपका एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक शोध की परिभाषा आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर क्रियात्मक परिकल्पना की प्रकृति क्या होती है, एक्शन हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं तो उसका नेचर क्या होता है वो पूछा गया है। फिर इसके बाद आपका मौलिक शोध के उद्देश्य से लिखना है पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च, या आप ऐसे बोल सकते हैं पर्पज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान चक्र की एक्शन रिसर्च जो होता है वो कैसे साइक्लिक रिसर्च होता है, या इसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसे साइक्लिक होती है, यह चीज़ आपको इसमें बताना है। तो क्रियात्मक शोध का जो टॉपिक है वो मैं आपको सेशन के लास्ट में करा दूंगा। तो हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? हमने देखे आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने देख लिए। 7वां क्वेश्चन जो है व्यवहत शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च की क्या विशेषताएं होती हैं?
तो अप्लाइड रिसर्च की आपको इसमें विशेषताएं लिखनी होती है। अप्लाइड रिसर्च वो होता है कि जैसे कोई फंडामेंटल रिसर्च किया गया है, कोई मौलिक अनुसंधान किया गया है और उससे जिस चीज़ों की खोज हुई है, जिन चीज़ों का निर्माण हुआ है, जिन सिद्धांतों का, उस सिद्धांत को कैसे प्रयुक्त में लाया जाए या कह सकते हैं प्रयोग में लाया जाए। उसको प्रयोग में लाने के लिए जो शोध किया जाता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। जैसे इसका एक उदाहरण आप समझेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था, टंगस्टन का खोज हुआ था। टंगस्टन एक कंपोनेंट है जिससे कि बल्ब का बाद में निर्माण किया गया। तो टंगस्टन को प्रयोग में लाने के लिए जो शोध किया गया जिससे बल्ब का निर्माण हुआ, तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको क्रियात्मक शोध के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च लिखना है। इसके 8 चरण होते हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद वैज्ञानिक विधि की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, कोई भी आपके पास डेटा आया तो उस डेटा को आप वेरीफाई करते हैं। जब तक पूरी तरीके से वो वेरीफाई नहीं हो जाता है तब तक चीज़ों को आप आगे नहीं बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें क्रम में चलती हैं, तो इसी को हम वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें 9वां क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में सामान्यीकरण क्या होता है, यानी क्रियात्मक शोध के द्वारा जो समाधान निकलता है या जिन नियमों का निर्माण हम करते हैं वो पूरी जनसंख्या पे लागू हो सकता है या नहीं। हर जगह लागू हो सकता है, हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो अप्लाई तो होता है, जैसे इसके द्वारा जो समाधान मिलते हैं उसको लागू तो किया जा सकता है, लेकिन एक ब्रॉड वे में नहीं किया जा सकता है। जिस जगह पे समस्या उत्पन्न हुई थी उसी के लोकल आसपास में या उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो लागू होता है, तो इसकी सामान्यीकरण थोड़ा सा कम होती है। इसका सामान्यीकरण ब्रॉड वे में नहीं हो पाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें 10वां प्रश्न, हिम कंदुक प्रतिचयन विधि, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। शोधार्थी के गुण क्या होते हैं, जो एक रिसर्चर होता है जो शोध कार्य कर रहा होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसकी क्या गुण होते हैं, वो चीज़ आपको लिखना है। चलिए अब हम खंड ब देखते हैं। खंड ब को हम सेक्शन बी बोलेंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको 4 यूनिट मिलेंगे और 4 यूनिट पर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको करना एक ही क्वेश्चन है, ठीक। एक आपको अथवा में मिलेगा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होगा। तो इस प्रकार खंड बी आपका 30 नंबर का होगा। इकाई प्रथम में आप देख सकते हैं, आप यूनिट 1 में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, की क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ये चीज़ आपको लिखना है। इसी यूनिट में अथवा में आपको क्या दिया गया है, परंपरागत एवं क्रियात्मक शोध की तुलना। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक। ये अंतर जरूर पूछेगा। जो 3 प्रकार के रिसर्च हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, इन तीनों में से 2 कोई रिसर्च देगा और दोनों के बीच में अंतर करने के लिए आपसे बोलेगा। तो ये एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर द ट्रेडिशनल एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है। चलिए यूनिट 2 देख लीजिए आप। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्यों की विवेचना कीजिए कि फंक्शंस क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के, हम क्यों एक्शन रिसर्च को करते हैं। फिर इसके बाद इसके अथवा में क्या है, क्रियात्मक शोध परियोजना में हितधारकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए कोई भी एक्शन रिसर्च को प्रोजेक्ट को जब किया जाता है तो जो उस परियोजना में स्टेक होल्डर होते हैं, प्लान में शामिल होते हैं, तो उसमें भूमिका क्या होती है उसको बताना है। फिर इसके बाद यूनिट 3 में आप देख सकते हैं, क्रियात्मक शोध
समस्या के स्रोत एवं चयन का वर्णन कीजिए। कि क्रियात्मक शोध में समस्या का सोर्स क्या होता है और समस्या का हम चयन कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द सोर्सेस एंड सिलेक्शन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, कि एक्शन रिसर्च में जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से निकलती हैं और उसका हम चयन कैसे करते हैं कि किस समस्या को लेना है, ये चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद इसी के अथवा में है, आप देख सकते हैं, इसके अथवा में है क्रियात्मक शोध परिणामों के मूल्यांकन एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एंड यूजेज ऑफ एक्शन रिसर्च रिजल्ट। जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो जो उसमें परिणाम आते हैं उसका कैसे इवोल्यूशन किया जाता है और कैसे फिर उसको उपयोग में लाया जाता है, तो इन चीज़ों को आपको बताना है। फिर लास्ट यूनिट जो है यूनिट 4, इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षण अभ्यास से संबंधित एक क्रियात्मक शोध प्रस्ताव तैयार कीजिए। प्रिपेयर या एक्शन रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड टू टीचिंग प्रैक्टिस। जब टीचर क्लास में टीचिंग करता है तो उस समय उसको कोई ना कोई समस्याएं ज़रूर देखने को मिलती होंगी, जिससे बच्चे अनुशासन में नहीं रहते होंगे, बच्चे लंच से पहले ही दूसरी घंटे में ही लंच निकाल कर खाने लगते होंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेंट करते होंगे। तो इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को आपको एक लेना है और उस प्रॉब्लम पे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट एग्ज़ाम में आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए बाकी सारे चीज़ों के जो आंसर आप दे रहे हैं वो थ्योरेटिकल बेस पे आप दे रहे हैं। अगर आप सही में एक्शन रिसर्च का प्रोजेक्ट बना के दिखा देते हैं, टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और आपको बाकी क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो जब जिस भी यूनिट में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखा कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, उसको करने का कोशिश किया कीजिए, क्योंकि उसको कोई नहीं करता है और एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है। तो ये चीज़ें किया कीजिए, ये चीज़ें मैं करता हूँ। और इसके अथवा में क्या है, क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन की आवश्यकता। जब भी कोई क्रियात्मक शोध करते हैं तो बाद में कंक्लूजन जो निकलता है तो उसका रिपोर्ट राइटिंग किया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है कि हमने किस सिद्धांत का निर्माण किया या क्या समाधान निकला। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसका प्रारूप फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, इस चीज़ की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द नीड एंड फॉर्मेट ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पेपर था, आपने देख लिया टोटल। इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एडमिन वाला नंबर मेरा है, आप मुझे मैसेज करके इसकी PDF मांग लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, यहाँ पे सेशन ख़त्म नहीं होता है। ये जो आपने प्रश्न देखा था क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च, जो आपका टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाने भी वाला हूँ इसी सेशन में। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे शोध के बारे में कि भैया शोध क्या होता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, शोध के बारे में हम देखते हैं कि शोध क्या होता है। तो शोध को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा, रिसर्च। रिसर्च कि जो चीज़ें पहले से खोजी हुई हैं उसी में हम और गहराई से जाकर कोई चीज़ खोजते हैं तो उसी को रिसर्च बोला जाता है, शोध बोला जाता है, या फिर उसी के लिए हम अनुसंधान टर्म का भी यूज करते हैं। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से देखने की कोशिश करें तो हम जान सकते हैं कि किसी विषय विशेष के प्रति गंभीरता व गहराई से अध्ययन करना शोध कहलाता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि शोध किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए रिसर्च टर्म यूज किया जाता है। रिसर्च का मतलब कि कोई चीज़ें पहले से सर्च हो चुकी हैं, उसी में हम थोड़ा और गहराई में जाकर खोजना चाहते हैं तो उसी को हम रिसर्च बोलते हैं। किसी विषय विशेष, कोई एक विषय विशेष है
जिसके प्रति हम गंभीरता से, बिल्कुल सीरियस तरीके से डेप्थ में जाकर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसी को शोध बोला जाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं भाई, शोध हम क्यों गंभीरता से करेंगे, गहराई में जाके करेंगे किसी विषय को जानने के लिए, जब पहले से उस विषय में जानकारी कुछ है तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बेहतरी की चाहत होती है कि जो भी समस्या है उसमें उसका समाधान और भी बेहतर तरीके से कैसे निकाला जा सकता है, और भी बेहतर तरीके से कैसे चीज़ें की जा सकती हैं। तो बेहतरी की मांग को पूरा करने के लिए शोध के कार्य को पूरा किया जाता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि पहले आप कंप्यूटर देखते होंगे कि बहुत बड़ा आता था, एक जितना आपका रूम होता है उतना बड़ा कंप्यूटर हमें देखने को मिलता था। धीरे धीरे इसका आकार छोटा होते गया और बाद में इतना छोटा हो गया कि आज हम लैपटॉप कहीं भी ले जाते हैं, सोते बैठते समय चला लेते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा क्या चीज़ें खोज हुई, आज आप स्मार्टफोन चलाते हैं, जो आप मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, तो उसमें क्या होता है, डेस्कटॉप मोड में आप बिल्कुल कंप्यूटर जैसे ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। मैं तो देखता हूँ कि आज कंप्यूटर की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, मैं तो मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो ये सब कैसे हुआ, बार बार खोज होने से हुआ, यानी रिसर्च होने से। पहले से कंप्यूटर तो खोजी जा चुकी थी, लेकिन उसमें और रिसर्च हुआ, तो फिर लैपटॉप आई, फिर और रिसर्च हुआ, स्मार्टफोन आया। तो इसीलिए रिसर्च होता है बेहतरी की मांग को पूरा करने के लिए। पहले से बहुत सारी चीज़ें खोजी हुई होती हैं, लेकिन आज पीएचडी जो कोर्स है हमारा, उसको इसीलिए प्रमोट किया जाता है ताकि और भी अच्छी चीज़ों को खोजा जा सके। आज जो चीज़ कठिन वे में हम कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा समय, श्रम, पैसा लग रहा है, वो कम से कम समय में, कम से कम श्रम में, कम से कम धन में कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ की खोज करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो बेहतरी की मांग को पूरा करने के लिए रिसर्च होता है। इसके बाद आप इसमें यह भी समझ सकते हैं कि समस्या समाधान के साधन के रूप में रिसर्च को देखा जाता है। समस्या समाधान के साधन के रूप में हमें किसी भी समस्या का समाधान करना है, तो जो रिसर्च है वो एक साधन है। आप देखते होंगे कि कोई भी ज्वलंत मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी या गरीबी, तो क्या किया जाता है, एक रिसर्च किया जाता है उस पे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो समस्या समाधान करने के लिए जो रिसर्च है वो एक टूल है, कह सकते हैं एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाता है इसको। इसके बाद आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो रिसर्च होता है, जो शोध होता है, वो दीर्घकालीन होता है, यानी कि 1 घंटे में 10 मिनट में ऐसे नहीं होता है। कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। तो रिसर्च दीर्घकालीन होता है, गहन होता है। थोड़ा बहुत खोज करने के, जानने के बाद रिसर्च नहीं होता है, बहुत गहन, गंभीरता से गहराई में जाकर करना पड़ता है और सोद्देश्य पूर्ण होता है। इसके पीछे उद्देश्य शामिल होता है, हमें उद्देश्य मालूम होता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जो रिसर्च होता है, हमने आपको 2-3 चीज़ें बताई कि जो रिसर्च होता है वो किसी विषय विशेष के प्रति गंभीरता व गहराई से अध्ययन करना होता है इसमें, और ये बेहतरी की मांग को पूरा करने के लिए होता है। कुछ चीज़ें पहले से खोजी जा चुकी होती हैं, लेकिन उसमें हम और गहराई में जाकर खोजना चाहते हैं, तो बेहतरी की मांग हमें होती है, बेहतरी की चाहत होती है कि और हम कुछ बेहतर खोज सकें, बेहतर चीज़ों की पहचान हो पाए। जो समस्या समाधान आज हम कठिन वे में कर रहे हैं, वो समस्या का समाधान और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो समस्या समाधान के साधन के रूप में भी हम रिसर्च को देखते हैं, और जो रिसर्च होता है वो दीर्घकालीन होता है, गहन होता है और सोद्देश्यपूर्ण होता है। तो हमने बता दिया कि शोध किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं। ठीक भैया, हमने आपको क्या बताया कि शोध किसे कहते हैं, और ये चीज़ आपको समझ भी आ गई होगी क्योंकि मैंने आपको सरल भाषा में ही समझाने का कोशिश किया है। अब हम आपको बताएंगे क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक शोध के लिए इंग्लिश में जो टर्म यूज किया जाता है वो टर्म है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम मौलिक के अनुसार परिभाषा इसकी देखेंगे। मौलिक के अनुसार वे परिभाषा क्या बताते हैं, किसी तात्कालिक समस्या
किसी तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध को सामान्यतः शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा समझने का कोशिश कीजिए। एक चीज़ है इसमें साथ ही साथ आपको और जानना है कि जो क्रियात्मक शोध है ये टर्म सबसे पहले देने का काम किए थे कर्ट लेविन। कौन दिए थे? कर्ट लेविन। और कब दिए थे? 1940 के लगभग में दिए थे। ये डेट एकदम एक्यूरेट नहीं है, लगभग में। लेकिन इसको शिक्षा में प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है, शिक्षा में जो पहली बार प्रयोग किए थे, तो शिक्षा में प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो स्टीफन एम कोरे को जाता है। स्टीफन एम कोरे को जाता है। तो इन दोनों का बहुत योगदान था एक्शन रिसर्च को अस्तित्व में लाने का। और क्रियात्मक शोध की यहाँ पे परिभाषा आप देख सकते हैं कि मौली जी के अनुसार कि कोई तात्कालिक समस्या है, यानी लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है जिसका कि हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, जल्द में ही सॉल्यूशन चाहिए ताकि उस चीज़ को सॉल्व किया जा सके, तो हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो किसी तात्कालिक समस्या समाधान करने के उद्देश्य से जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ही वो रिसर्च किया जाएगा। और इस प्रकार का जब रिसर्च कोई किया जाता है तो उसको शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहें तो एग्जाम्पल ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे अगर आप शिक्षक बनते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, कक्षा में आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, कभी भी लंच की टिफ़िन निकाल के खाने लग रहे हैं, कोई बच्चा किसी बच्ची के साथ शरारत करने लग जा रहा है, तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं, जो बच्चों के द्वारा रिस्पांस मिल रहा है, उसको आप सही करना चाहते हैं तो आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ये तात्कालिक समस्या है, स्कूल के अंदर हो रही है और स्कूल में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा ही इस प्रकार के रिसर्च को किया जा रहा है। तो एक इसकी परिभाषा और है, ये आप एक और परिभाषा है कि जो अनुसंधान करता है वही इस रिसर्च को करता है, और अनुसंधानकर्ता का प्रत्यक्ष संबंध भी इस प्रकार के रिसर्च से होता है। तो तात्कालिक समस्या, फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गया, कोई भी आपकी कंपनी हो गई, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसको टेम्पररी बेस पे कुछ दिन के लिए सॉल्व करना है, तो कोई हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसको एक्शन रिसर्च कहेंगे। तो इसके अगर एक्शन रिसर्च के प्रकृति की हम बात करें तो एक्शन रिसर्च के प्रकृति के रूप में आप 2-3 चीज़ें लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसकी प्रकृति की यदि हम बात करें कि जो एक्शन रिसर्च होता है तो ये तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तात्कालिक समस्या समाधान के लिए किया जाता है। किसी समस्या का तात्कालिक हमें समाधान चाहिए तो किया जाता है। और लोकल लेवल की समस्या हो, लोकल लेवल की प्रॉब्लम हो, यानी जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसी क्षेत्र में ये सॉल्व की जाएगी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए एक्शन रिसर्च नहीं होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। और मैं इसको लिख ही देता हूँ एक चीज़ को कि जिस क्षेत्र में समस्या उपजी यानी उत्पन्न हुई, उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा, उसी क्षेत्र के सदस्य के द्वारा
इस प्रकार के शोध को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार के शोध को संपन्न किया जाता है और इस प्रकार के शोध से जो कंक्लूजन निकलता है, जो सिद्धांत निकलता है, वो इसी क्षेत्र में अप्लाई भी होता है। हो सकता है एक आध क्षेत्र में उसके आसपास और अप्लाई हो जाए, लेकिन बहुत बड़े ब्रॉड वे में कि आप कोई भी दूसरे क्षेत्र में कीजिए तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो सामान्यीकरण की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रकृति ये होती है कि इसमें जो रिसर्चर होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है, एक सेकेंड, इसमें जो रिसर्चर होता है उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये क्या हो गया भैया, उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है शोध से, प्रत्यक्ष संबंध होता है शोध से। भाई शिक्षक को समस्या आई, उसके बच्चे अनुशासन में नहीं रह रहे थे, उसने एक शोध किया, बच्चे अनुशासन में रहने लगे फिर बाद में, तो क्या हुआ, उसका प्रत्यक्ष संबंध है वहाँ पे मौजूद है और उसकी समस्या भी खुद की भी सॉल्व हो गई है, वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है। तो ये चीज़ है। तो इसकी प्रकृति के रूप में ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उद्देश्य हमने बता ही दिया कि कोई तात्कालिक समस्या का समाधान करना है और किसी भी प्रकार के शोध का उद्देश्य यही होता है समस्या का समाधान करना। इमीडिएट हमको आंसर चाहिए होता है या इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो इस प्रकार के रिसर्च को हम करते हैं। इस प्रकार के रिसर्च में एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये लोकल एरिया में जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो बेटर तरीके से इस शोध को वहाँ पे संपन्न कराया जा सकता है। तो ये सारे उद्देश्य लेके किया जाता है। अगर अब हमने आपको परिभाषा भी बता ही दिया, एक्शन रिसर्च चक्र के रूप में कैसे काम करता है, अगर ये क्वेश्चन आपका आया था तो ये भी आप जान लीजिए कि एक्शन रिसर्च में जैसे प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि बच्चे अनुशासन में नहीं रह रहे थे, तो हमने कुछ उपाय निकाले, हमने एक शोध किया, तो हमने देखा बच्चे अनुशासन में इसलिए नहीं रह रहे थे क्योंकि हम पहले ही मैथ की घंटी पढ़वा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे पहले घंटी में ही थोड़ा चाहते हैं कि फ्रेश फील करें। थोड़ा एकदम डायरेक्ट से आप किसी पे बोझ डाल दीजिएगा तो बच्चे घबरा जाते हैं और मैथ से थोड़ा बच्चों को डर भी होता है, तो ये चीज़ होता है। तो क्या हुआ था आपका कि बच्चे अनुशासन में नहीं रह रहे थे, तो एक शोध किया गया, बच्चे कुछ दिन अनुशासन में फिर रहने लगे, लेकिन ये जो समस्या थी इसका पूर्णतः समाधान कर पाना संभव नहीं होता है, पूर्णतः समाधान कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है कि फिर रिसर्च किया जाता है कि इस बार हो सकता है कुछ नए कारण होंगे, तो उन कारण को हम देखेंगे और उन कारण को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उसके थ्रू इस बार के समस्या को समाधान करेंगे। तो इस प्रकार का जो रिसर्च होता है वो घूमता रहता है, यानी बार बार होता रहता है। जो समस्या है वो पूर्णतः रूप से सॉल्व नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि इससे हम एक्शन रिसर्च को चक्रीय रिसर्च के रूप में भी देखते हैं कि बार बार ये रिसर्च होता रहता है। ठीक है, तो इससे आप इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे। अब हम जो मोस्ट चीज़ है वो बात करेंगे आपका अब हम बात करेंगे आपके एक्शन रिसर्च के चरण की, कि स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप्स एक्शन रिसर्च के, जो पहला स्टेप्स है आपका, पहला स्टेप्स है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, समस्या का क्षेत्र फिक्स करना, यानी समस्या का लिमिट फिक्स करना और उसकी पहचान करना समस्या क्या है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, डेफिनिंग अ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग, अरे ये क्या हो जा रहा है भैया, कैसे इसे सही किया जा सकता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि जो समस्या है उसको परिभाषित करना कि समस्या भाई किस संबंध में है,
ये चीज़ उससे पता चल पाए। उसके बाद क्या है, फार्मूलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके उद्देश्य का निर्धारण करना कि इस रिसर्च के उद्देश्य क्या हैं। चौथा स्टेप है आपका प्रिपरेशन एक्शन हाइपोथेसिस। प्रिपरेशन एक्शन हाइपोथेसिस, उपकल्पना का निर्माण करना। ठीक, कि समस्या के लिए जो हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इसके कारण ये हो सकते हैं और इनको अगर ऐसे एड्रेस करते हैं तो उसका परिणाम ये होगा। तो इस प्रकार के हाइपोथेसिस का निर्माण करना चौथा स्टेप्स होता है। इसके बाद जो पांचवा स्टेप्स आपका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा कलेक्शन होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस हमने बनाए हैं उससे संबंधित हम डेटा कलेक्शन करेंगे और डेटा कलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, यानी क्रियान्वित कर देंगे। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था उस हिसाब से हमने प्लान को क्या कर दिया, क्रियान्वित कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि एनालिसिस फाइंडिंग की क्या रिजल्ट आए हम ये देखेंगे और रिजल्ट को देखने के बाद हम एक ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन को कि क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट आया। फिर जो आठवां स्टेप्स होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग का, कि फाइनली क्या सिद्धांत हमने निर्माण किया इस समस्या के संबंध में, कि इस प्रकार की समस्या हो तो क्या चीज़ें करना चाहिए कि इस प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये 8 स्टेप्स थे आपके एक्शन रिसर्च के, जो कि आपको एग्ज़ाम में यदि यहाँ से आता है तो आपको लिखना है। अब जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है आपका कि क्रियात्मक शोध के द्वारा जो सिद्धांत निकलते हैं या जो समस्या का समाधान प्राप्त होता है उसका सामान्यीकरण किस हद तक हो पाता है। तो हम सामान्यीकरण का बात करेंगे कि क्रियात्मक शोध में सामान्यीकरण, इसमें हम चीज़ें देखेंगे, हम क्या देखने को लिए पाते हैं कि क्रियात्मक शोध के सामान्यीकरण की प्रामाणिकता प्रामाणिकता कम होती है मौलिक शोध की तुलना में। ठीक है, ये चीज़। तो जो क्रियात्मक शोध के द्वारा समस्या का समाधान निकलता है उसको हर जगह में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो जिस क्षेत्र में शोध किया जाता है उसी क्षेत्र में उसको अप्लाई करेंगे तो ठीक रिजल्ट आएगा। बाकी जगह अगर हम अप्लाई करते हैं तो उतना प्रामाणिक नहीं होगा जितना कि मौलिक शोध में जो सिद्धांत निकलता है उसको हम कहीं भी अप्लाई करते हैं रिजल्ट सेम आता है। तो क्रियात्मक शोध में इस प्रकार की चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलती हैं। हम क्रियात्मक शोध में ये चीज़ें बोल सकते हैं, क्रियात्मक शोध में हम ये चीज़ें बोल सकते हैं कि क्रियात्मक शोध में स्थानीय संदर्भ में यानी लोकल एरिया के रेफरेंस में, स्थानीय संदर्भ में स्थानीय
संदर्भ में सामान्य निष्कर्ष मात्र निकाले जाते हैं, यानी टेम्परेरी बेस पे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। सामान्य निष्कर्ष मात्र निकाले जाते हैं। चलिए, तो हमने आपको आज की इस क्लास में 2-3 चीज़ें करा दी। हमने आपको PYQ पूरा दिखा दिया, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कैसे उसको करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी चीज़ हमने आपको बता दी। उसके बाद जो एक्शन रिसर्च का टॉपिक था, क्रियात्मक शोध का टॉपिक था, ये भी हमने शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें आपका ज़रूर हेल्प हो जाएगा। बाकी आप पूरे सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है इस सेशन में, वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। लेकिन इस सेशन से आपको हेल्प ज़रूर होगा, ये मेरा अनुमान है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना न भूलें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एडमिन वाला नंबर है, आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। बाकी इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमसे मांग लीजिएगा वहीं पे।